हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांच के आयताकार स्लैब से होकर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से होकर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कांच का आयताकार स्लैब बनाना होगा। एक्चुअल में कांच का आयताकार स्लैब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय शेप है, लेकिन हम उसे अपने कागज़ पर 2 डायमेंशनल शेप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको कि किस तरह से हम उसे बना सकते हैं। तो ये बन गया मेरा आयताकार स्लैब। और चलिए इसका नामांकन करते हैं। इसका जो किनारा है ए, बी, सी और डी, ये 4 इसका किनारा हो गया। ठीक है। अब क्या है, ये जो कांच का आयताकार स्लैब होगा ऑब्वियसली कांच का बना होगा, तो कांच तो सघन माध्यम है और इसके चारों तरफ जो है वह विरल माध्यम है। तो अब क्या होता है कि विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण तिरछे रूप से इस कांच के आयताकार स्लैब के किसी किनारे पर पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है। देख सकते हैं कि ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है। अब यहाँ देखिए कि अगर ये कांच का आयताकार स्लैब यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाती। हम उसे डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। अगर कांच का आयताकार स्लैब नहीं होता तो ये जो प्रकाश किरण इधर से आ रही थी ये सीधे इस तरह से निकल जाती। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश इस कांच के आयताकार स्लैब के ए बी सरफेस पर टकराती है तो यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अंदर में क्या है, कांच है और कांच सघन माध्यम होता है। बाहर में क्या है, वायु है, हवा है। तो हवा कांच की अपेक्षा विरल होता है, तो यहाँ पर इस जगह पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन इस प्रकार से होगा, उसके लिए हम पहले एक अभिलंब खींचेंगे। ये हो गया हमारा अभिलंब। हम कुछ भी इसका नेमिंग करेंगे, नाम लिखेंगे बाद में। अब क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण इधर से जा रही थी अब वह थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बोलेंगे अभिलंब की ओर क्यों मुड़ेगी, तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो अब ये प्रकाश किरण थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए, तो अभी देखिए ये जो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आई तो यह CD सरफेस या DC सरफेस पर फिर से इसका अपवर्तन होगा। और इस बार यह प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब कांच से वो बाहर निकल रही है, तो इसका फिर से इस जगह पर अपवर्तन होगा। उसके लिए भी चलिए हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये अभिलंब हो गया। अब देखिए कि अगर यहाँ फिर से कोई माध्यम नहीं होता तो प्रकाश सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर तो इसको बाहर में फिर क्या मिल रहा है, तो पहले वायु था, फिर कांच था और अंत में इसे फिर से क्या मिल रहा है, वायु मिल रहा है, एयर मिल रहा है, हवा मिल रहा है। तो इस बार क्या होगा, यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो अब देखिए होगा क्या कि इस प्रकाश को इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, इसको इस तरह से सीधा निकलना चाहिए, लेकिन यह अभिलंब से अब थोड़ा सा दूर हट जाएगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो ये थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से चली जाएगी। ध्यान दीजिए, इसको जाना चाहिए इस डॉट डॉट वाले दिशा में, लेकिन यह थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट गई, ये इस तरह से बाहर निकल गई। तो ये हो गया कांच के आयताकार स्लैब से होकर किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब चलिए सारे पॉइंट्स का हम, सारे रेखाओं का हम नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इस बिंदु का नाम देते हैं O1 और यहाँ पर जो बिंदु है इसका हम नाम देते हैं O2। ठीक है। और ये जो अभिलंब है उसका नाम देते हैं M1, N1 और ये जो अभिलंब हमने दूसरा सरफेस पर खींचा उसका नाम M2,
N2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो प्रकाश किरण आ रहे थे उसका नाम हम लोग करते हैं PO। उसके बाद यहाँ पर एक नेमिंग करते हैं, बाहर निकल गए, चलिए R, और बाहर निकल गए, लास्ट में हो गया S। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन सा किरण है। सबसे पहले हमारे पास एक किरण है PO1। तो PO1 को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है हम O1O2 भी बोल सकते हैं, या O1R भी बोल सकते हैं, या RO2 भी बोल सकते हैं। हम सुविधा के लिए O1 से लेकर O2 को हम एक ही किरण मानते हैं, और O1O2 को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखिए ये दूसरा सरफेस के लिए वास्तव में O1O2 आपतित किरण है, और O2 से S जो है वो अपवर्तित किरण है। लेकिन चूंकि हम यहाँ तीनों सरफेस को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो हम लोग P से O1 को बोलेंगे आपतित किरण, O1 से O2 को बोलेंगे अपवर्तित किरण, और O2 से बाहर S तक को हम लोग बोलेंगे, O2 से S तक को हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ठीक है, और अगर हम इस निर्गत किरण को पीछे की तरफ डॉट डॉट से मिलाते हैं तो क्या होगा, हम इसे डॉट डॉट से पीछे की तरफ मिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम इस निर्गत किरण को अगर डॉट डॉट से पीछे की ओर आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। ये आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। मतलब PO1 समांतर O2S, PO1 समांतर हो जाएगा O2S, ये एक दूसरे के समांतर हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, देखिए यहाँ पर अगर समांतर है तो समांतर क्यों है। वास्तव में क्या होता है कि पहला जो सरफेस है AB वह वायु और कांच का है, माध्यम को अलग करने वाला सरफेस। दूसरा सरफेस जो CD या DC है वह कांच और वायु को है, मतलब जस्ट इसका विपरीत है। इसलिए यहाँ जितना अभिलंब की ओर मुड़ती है प्रकाश, यहाँ पर उतना ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आपतित किरण था, ये निर्गत किरण था। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो लंबवत दूरी है उसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और उसको दिखाते हैं हम लोग कहीं कहीं स्मॉल d से, और कहीं कहीं उसे हम कैपिटल D से भी दिखाते हैं। अब ये पार्श्विक विस्थापन D जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले यह निर्भर करता है इस कांच के आयताकार सतह की मोटाई पर, कांच के आयताकार सतह की मोटाई पर, और दूसरा निर्भर करता है कांच के अपवर्तनांक पर। तो मुख्य रूप से ये पार्श्विक विस्थापन दो चीज़ों पर निर्भर किया, पहला कांच के आयताकार स्लैब के मोटाई पर, और दूसरा कांच के अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर। तो ये दो चीज़ों पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर किया। अब एक अंतिम चीज़ हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसका नामकरण हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, उसको हम लोग I से दिखाते हैं। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। उसका देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है, ये अपवर्तन कोण होगा, हम इसे दिखाते हैं R1 से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं R2 से। और फाइनली यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको हम दिखाएंगे E से। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना, जरा हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। I बना, R1 बना, R2 बना और E बना। I हम सभी जानते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और E का एक विशेष नाम है निर्गत कोण। इसका क्या नाम है, निर्गत कोण। मतलब निर्गत किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे ही हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। तो देखने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पर आपतन कोण और निर्गत कोण का जो वैल्यू होता है,
तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपतन कोण और निर्गत कोण का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, बराबर होता है। मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण यहाँ पर आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार से R1 और R2 भी यहाँ पर आपस में बराबर होते हैं। R1 और R2 भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।